दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सबकी मनपसंद पंचायत वेब सीरीज को, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है प्राइम वीडियो पर। और ये पंचायत सीरीज का 3rd सीजन है। और जिन लोगों ने इस सीरीज का 1st और 2nd सीजन अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज पहले वो जाकर देख कर आए, क्योंकि तभी आप लोगों को पूरी कहानी अच्छे से समझ आएगी। और मैं आप लोगों को बता दूं, सीरीज इतनी बढ़िया है कि आप लोगों को बहुत मजा आएगा। और इसी तरह की आप लोग और भी सीरीज देखना और पाना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं सीरीज की कहानी को, जिसका नाम है पंचायत सीजन 3, जिसे डायरेक्ट किया है दीपक कुमार ने। IMDb रेटिंग है 8.9 आउट ऑफ 10। रेटिंग देखकर आप लोग समझ सकते हो कि सीरीज कितनी बेहतरीन होने वाली है। तो चलिए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। दोस्तों सीरीज की स्टार्टिंग में हम अभिषेक और उसके दोस्त को साथ में देखते हैं। यही हमें मालूम चलता है अभिषेक का फुलेरा गाँव से ट्रांसफर करा दिया गया था। और साथ ही उसका दोस्त अभिषेक से कहता है कि 3 महीने में उसका कैट का एग्जाम है और वो उस पर फोकस करे, और साथ ही वो उस जॉब से रिजाइन दे दे। जिस पर अभिषेक भी सोचने लगता है कि सही में उसे अब अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन अभिषेक अपने दोस्त से कहता है फुलेरा गांव में आज नए सचिव की ज्वाइनिंग है। जिस पर अभिषेक का दोस्त उससे पूछता है उसे वहां के बारे में इतना सब कैसे पता है, क्या वो अभी भी उन गांव वालों से जुड़ा हुआ है। जिस पर अभिषेक का दोस्त अभिषेक से उस गांव को भूल जाने और आगे बढ़ने के लिए कहता है। जिसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और हमें फुलेरा गाँव को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम नए सचिव को ग्राम पंचायत ऑफिस आते देखते हैं ज्वाइनिंग के लिए। जब वो वहाँ पहुँचता है तो ऑफिस का ताला लगा हुआ था, जिसे देखकर वो काफी परेशान होने लगता है। लेकिन तभी उसकी नजर वहाँ लिखे प्रधान के नंबर पर पड़ती है। फिर वो उस नंबर को डायल करके उन्हें कॉल करने की कोशिश करता है। और फिर ब्रिजभूषण को जब मालूम चलता है कि नए सचिव कॉल पर बात कर रहे हैं तो वह फोन को कट कर देते हैं। इसके बाद वो साहेब विकास को कॉल करता है तो वह भी फोन कट कर देता है। जिसके बाद विकास प्रधान जी के पास जाता है, जो विकास से कहते हैं कि विकास जरा ऑफिस में चक्कर लगाकर देख कर आओ, वह नया सचिव क्या कर रहा है। तो ये मंजू देवी प्रधान जी से कहती है कि क्यों पंगा ले रहे हो, करने दीजिए ना ज्वाइनिंग नए सचिव को। जिस पर प्रधान जी कहते हैं कि अगर इस नए सचिव ने ज्वाइनिंग कर ली तो हमेशा के लिए सचिव जी का पत्ता कट हो जाएगा, यानी ये सब सचिव जी के लिए कर रहे हैं, इस नए सचिव को ज्वाइनिंग करने से रोक रहे हैं। वहीं वो नया सचिव रास्ते में घूमते हुए भूषण और विनोद से टकरा जाता है। तो भूषण उससे पूछता है कि भाई साहब आप कौन हैं। जिस पर वह बताता है कि मैं इस गांव का नया सचिव हूं और इस गांव में चल क्या रहा है, मुझे ज्वाइनिंग करनी है पर अभी तक पंचायत ऑफिस का ताला नहीं खुला। जिस पर भूषण उसे भड़काने लगता है कि यहाँ पुराने वाले सचिव के जाने के बाद से ही वह पंचायत ऑफिस नहीं खुला और तुम्हारी औकात ही क्या है प्रधान के सामने। जिस पर सचिव भड़क जाता है और कहता है कि मैं कोई छोटा मोटा सचिव नहीं हूँ, मेरे सर पर विधायक जी का हाथ है। तभी वहाँ पर विकास आता है और नया सचिव उसे देखकर पूछने लगता है कि भाई साहब तुम ताला क्यों नहीं खोल रहे, अगर तुमने ताला नहीं खोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन विकास बिना कुछ कहे वहाँ से बाइक मोड़कर चला जाता है और नया सचिव पीछे से चिल्लाता हुआ कहता है कि अब तो मैं ताला तोड़कर अंदर घुस जाऊंगा। भूषण उसे और भी भड़काते हुआ कहता है कि तुम्हारे यहाँ पर कोई भी नहीं सुनने वाला, तो या लो हथौड़ा और जाकर तोड़ दो ताला। यह सुनकर पहले तो वो शौक में पड़ जाता है, लेकिन भूषण के बार बार कहने पर वो ताला तोड़ने के लिए राजी हो जाता है। और भूषण और विनोद दूर खड़े होकर यह नजारा देख रहे थे। इधर विकास प्रधान जी को आकर बताता है कि उसने दरवाजा तोड़ने की धमकी दी है, क्या करूं, प्रहलाद चाचा को ले जाऊं। जिस पर प्रधान जी सोचते हुए कहते हैं कि चलो ले जाओ, लेकिन ध्यान रखना प्रहलाद सिर्फ समझाए, मारपीट ना करे, और अगर प्रहलाद ने ज्यादा दारू पी रखी होगी तो उसे लेकर मत जाना। तब विकास कहता है कि आजकल उनका पता ही नहीं लगता कि उन्होंने ज्यादा पी रखी है या कम। तभी वहाँ पर मंजू देवी आती है और विकास को खाना देते हुए कहती है कि इसे प्रहलाद को दे देना, और कहती है कि आपके और उस सचिव के बीच जो भी गड़बड़ चल रही है उसके बीच में प्रहलाद को बिल्कुल मत लाना। उस टाइम पर प्रधान जी तो मंजू देवी को मना कर देते हैं, लेकिन विकास वहाँ से सीधा प्रहलाद के पास पहुँचता है। तब हम प्रहलाद को देखते हैं जो अपने बेटे के गुजर जाने के गम में नशे में पड़ा होता है। विकास उसके पास जाकर उसे जगाता है और उसे खाना खाने के लिए कहता है। फिर जैसे ही प्रहलाद टिफिन खोलने लगता है, इतनी देर में विकास प्रहलाद को बता देता है कि नया सचिव ज्वाइनिंग करने आया है और वो ताला तोड़ने वाला है। यह सुनकर प्रहलाद को बहुत गुस्सा आता है। जिसके बाद ये दोनों बाइक पर बैठकर सीधा ऑफिस पहुंच जाते हैं। इधर भूषण और विनोद इन्हें देखकर दूर से ही मजे ले रहे थे और एक दूसरे से कहते हैं कि भैया अब मजा आएगा। फिर पंचायत ऑफिस आने के बाद प्रहलाद खाना खाने लगता है और सचिव को कहता है कि तुम ताला तोड़ते रहो, और विकास जब तक हम खाना खा रहे हैं तुम एक बढ़िया सा बांस ले आओ और आगे से उसे थोड़ा नुकीला रखना। अब इसके बाद हम विधायक को देखते हैं जिसने अपने घर में संगीत का कार्यक्रम रखा था और विधायक अपनी बेटी के साथ बैठा होता है। तभी वह अपनी बेटी से पूछता है कि हम इस घोड़े का नाम क्या रखें। उसकी बेटी कहती है सितारा रख दीजिए, और विधायक उस घोड़े का नाम सितारा सिंह रख देते हैं। तभी विधायक का चेला उसे बताता है कि जो आपने सचिव फुलेरा गांव में भेजा था उसे वहां का प्रधान ज्वाइनिंग करने नहीं दे रहा। यह सुनकर विधायक का खून खोल जाता है और वह तुरंत गाड़ी निकालने की कहता है कि आज चलो पूरे गांव वालों को मिलकर मारेंगे। जिस पर उसका चेला उसे समझाता है कि विधायक जी जरा जरा सी बात के लिए आप कहाँ जाएंगे, आप बस डीएम मैडम को कंप्लेन कर दीजिए, बाकी बात देख लेंगी। और विधायक डीएम मैडम को कंप्लेन कर देता है। जिसके बाद हम प्रधान जी को देखते हैं जिसके पास डीएम मैडम का फोन आता है। तब प्रधान जी मंजू देवी की बात करवाता है और डीएम मैडम मंजू देवी
देवी को काफी बुरी तरीके से डांटती हैं कि तुम्हारे ऑफिस में चल क्या रहा है। मंजू देवी कहती है क्या चल रहा है मैडम, कुछ भी तो नहीं चल रहा। डीएम मैडम कहती है कि अगर तुम ऑफिस जाओगी तभी तो तुम्हें मालूम चलेगा, जल्द से जल्द तुम मेरे ऑफिस पहुंचो। जिसके बाद मंजू देवी और प्रधान जी पहले पंचायत ऑफिस पहुंचते हैं, जहाँ मंजू देवी देखती है कि नया सचिव दरवाजे पर बैठा हुआ है और प्रहलाद खाट पर सोया होता है। तब मंजू देवी उसे उठाती है और कहती है कि यहाँ चल क्या रहा है। प्रहलाद चाचा कहता है कि कुछ भी नहीं, मैं तो बस यहाँ पर सो रहा था। तब नया सचिव बोलता है कि यह सो नहीं रहे थे बल्कि मेरे को धमकी दे रहे थे। लेकिन तब तक प्रधान जी सचिव को डांट के चुप करा देते हैं। तब विकास वहाँ पर बांस का डंडा लेकर आता है और सचिव कहता है कि यह देखिए मैडम, ये इस डंडे से क्या करने वाले हैं। लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ, आखिर मैंने विधायक को कॉल करके एक ही बार में सबको हिला दिया ना। तब मंजू देवी उसे सुनाकर चुप करा देती है। इसके बाद हम सचिव जी को देखते हैं जो अपनी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तभी उनके पास रिंकी का मैसेज आता है जिसमें रिंकी ने कहा था कि आपके ट्रांसफर रोकने के लिए यहाँ पर लड़ाई चल रही है। लेकिन सचिव जी उस पर कोई भी रिप्लाई नहीं देते। इधर मंजू देवी और प्रहलाद डीएम ऑफिस में बैठे होते हैं, जहाँ डीएम मैडम कह रही होती है कि आप क्यों विधायक से पंगा ले रही हैं, चुपचाप नए सचिव को ज्वाइनिंग करा दीजिए। जिस पर प्रहलाद कहता है कि नहीं मैडम, अगर ज्वाइनिंग करेंगे तो पुराने सचिव जी ही करेंगे, वरना विधायक का तो कोई भी चेला हमारे गाँव में ज्वाइनिंग नहीं कर पाएगा, और अगर करने की कोशिश करेगा तो मैं उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा। यह कहकर वो ऑफिस से बाहर चले जाते हैं। फिर डीएम मैडम मंजू देवी को समझाते हुए बाहर आती है कि जरा प्रहलाद को समझाएं, बेकार में दुश्मनी मोड़ न लें, वो विधायक वैसे भी बहुत गंदा आदमी है। अब यहाँ से सभी लोग सीधा पंचायत ऑफिस पहुँचते हैं, जहाँ पर सचिव अभी भी बैठा होता है और मंजू देवी उससे कहती है कि यहाँ पर आपको बस काम से मतलब रखना है, फालतू किसी के मामले में टांग नहीं अड़ानी। यानी अब मंजू देवी उसकी ज्वाइनिंग करवाने वाली है। तो सचिव कहता है कि हम क्यों किसी के काम में टांग अड़ाएंगे, और ये आप मुझे बार बार धमकी देना बंद करिए, हमारे सर पर विधायक जी का हाथ है। यह सुनकर प्रहलाद को गुस्सा आ जाता है और वह उसी बांस को उठाकर सचिव को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी प्रधान के पास डीएम मैडम का फोन आता है और वह बताती है कि विधायक को जेल हो चुकी है। उस पर आरोप लगाया कि उसने कुत्ते को जान से मारकर खा लिया है। यह सुनकर सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं, यानी अब विधायक गया तो इस नए सचिव को भी ज्वाइनिंग करने नहीं दिया जाता। अगले दिन रिंकी सचिव जी को व्हाट्सएप पर बताती है कि आपका ट्रांसफर रोक दिया गया है, जिसे देखकर सचिव जी खुश हो जाते हैं और रिंकी को कॉल करके उसे सारी इंफॉर्मेशन पूछते हैं कि यह कैसे हुआ, कब हुआ। और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें जगमोहन और उसकी फैमिली को दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी उन्हें किसी चीज की आवाज आती है और जगमोहन भागते हुए बाहर जाकर देखता है तो प्रधान जी और मंजू देवी बैग से गिर गए होते हैं क्योंकि उनके रास्ते में गड्ढा आ गया था। तब जगमोहन उन्हें उठाने में उनकी मदद करता है। फिर प्रधान जी और मंजू देवी यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम सचिव जी को देखते हैं जो गाँव में वापस आ गए थे और हैंडपंप से नहाने के लिए बाल्टी भर रहे होते हैं। तभी वह भूषण को देखते हैं और उससे कहते हैं कि आपका हथौड़ा अंदर रखा हुआ है, जाकर ले लीजिए, और आपके और मेरे बीच कोई दुश्मनी नहीं है, मैं यहाँ पर अपनी नौकरी करने आया हूँ तो मुझे शांति से नौकरी करने दीजिएगा। फिर नहाने के बाद तैयार होते समय सचिव जी अपनी दोस्त से बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर सब ठीक है, बस मुझे होने वाली पॉलिटिक्स से दूर रहना है। जिस पर उनका दोस्त कहता है कि मुझे सब पता है, तू वहाँ पर रिंकी के लिए गया है। और रिंकी का नाम सुनते ही सचिव जी खुश होने लगते हैं। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर रिंकी आती है, जिसे देखकर सचिव जी कहते हैं क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। तब रिंकी कहती है कि कुछ नहीं, हम तो टंकी पर बस चाय पीने जा रहे थे तो सोचा आपको हाय हेलो कर दे। जिसके बाद रिंकी सचिव जी को चाय पीने के लिए ऑफर करती है, लेकिन सचिव जी कहते हैं कि इस समय टंकी पर जाएंगे तो गाँव वाले पता नहीं कैसी कैसी बातें करेंगे, एक काम करते हैं रात को चलेंगे, मैं भी फ्री हो जाऊंगा और अंधेरे में किसी को कुछ भी नहीं दिखेगा। नहीं, तब रिंकी कहती है कि अंधेरे में क्या करेंगे, मतलब अब अंधेरे में तो गाँव भी नहीं दिखेगा। यह कहकर रिंकी वहाँ से चली जाती है। अब सचिव जी ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर जगमोहन की दादी रोती हुई आती है, जिसे सचिव जी जानते थे। तो वो उससे पूछते हैं कि आप कौन हो और रो क्यों रही हो। फिर सचिव जी उनके लिए पानी लेने जाते हैं और हम देखते हैं कि वो बूढ़ी औरत तो ड्रामे कर रही थी। फिर पानी पीने के बाद सचिव जी पूछते हैं कि आप अपनी परेशानी बताइए। तो वो दादी बताती है कि मेरे पोते ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, यह कहकर कि तू बुढ़िया खाना बहुत खाती है, और आप भी बताइए मैं इस उम्र में कितना खाती होंगी। सचिव जी पूछते हैं कि आप कहाँ रहती हो। तो वो दादी बताती है कि बगल में ही मेरी पुरानी झोपड़ी थी तो मैं अब वहीं पर रह रही हूँ। फिर सचिव जी कहते हैं कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। दादी बताती है कि ज्यादा कुछ नहीं बेटा, बस प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना में हमें भी घर मिल जाता तो काफी अच्छा होता। तो सचिव जी दादी से कहते हैं चलिए मैं कोशिश करूंगा, और जाते समय वो उसे एक लौकी भी दे देते हैं। अब यहाँ से सचिव जी प्रधान जी के पास जाते हैं क्योंकि प्रधान जी का फोन आया था और वो उसे बताते हैं कि मंजू देवी के पैर में चोट लग गई है। सचिव जी पूछते हैं कि आप गिरे कहाँ थे। प्रधान जी बताते हैं वहीं जगमोहन के घर के सामने। यही वही जगमोहन है क्या जिसकी एक बूढ़ी दादी है। प्रधान जी कहते हैं हाँ, लेकिन आप उन्हें कैसे जानते हैं। सचिव जी बताते हैं कि उसकी दादी आज प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना से घर मांगने के लिए आई थी। जिस पर मंजू देवी कहती है कि उन्हें क्यों मिलेगा घर, उनका घर तो पहले से बना हुआ है। सचिव जी कहती है कि जगमोहन ने अपनी दादी से लड़ाई करके उन्हें घर से बाहर निकाल दिया है। लेकिन मंजू देवी बताती है कि जब सवेरे हम गिरे थे तब वो तो अपने पोते के साथ ही थी। जिस पर प्रधान जी कहते हैं कि ये क्या नौटंकी चल रही है। सचिव जी जरा
चेक करके आइए। इसके बाद सचिव जी निकल ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर विकास आता है और सचिव जी पूछता है कि आपने प्रहलाद चाचा को देखा है क्या, जिस पर सचिव जी मना कर देते हैं। तब विकास बताता है कि पता नहीं वह कहाँ चले गए हैं, एक दिन से गायब हैं। फिर सचिव जी थोड़ा सोचते हैं और कहते हैं कहीं निकल गए होंगे घूमने फिरने। वैसे जगमोहन का घर कहाँ है, जिसके बाद ये दोनों वहाँ चले जाते हैं। अब यहाँ वो बूढ़ी दादी सही में झोपड़ी में रह रही होती है और जगमोहन अपने ही घर के दरवाजे पर खड़ा होता है, मगर वहाँ ताक झाकी करने पर सचिव जी को थोड़ा डाउट होता है, तो वो उस दादी से अपनी लौकी मांगते हैं जो उसे सचिव ने दी थी। मगर दादी बहाने बनाने लगती है कि वो लौकी तो मैंने पूरा खा लिया। तो सचिव जी जगमोहन के घर में जाकर चेकिंग करते हैं तो वो लौकी वहीं पर रखी होती है, जिसे देखकर सचिव जी उन सब लोगों पर भड़क जाते हैं और कहते हैं कि मजाक समझ रखा है आपने, अगर मैंने पुलिस कंप्लेन कर दी तो आप सबको जुर्माना के साथ साथ जेल भी जाना पड़ेगा, आइंदा से ये गलती मत करना। ये कहकर सचिव जी और विकास वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी जगमोहन सचिव जी को धमकी देता है कि ठीक है सचिव जी, मत बनवाइए हमारा घर, लेकिन हम भी पूरे गाँव में फैला देंगे कि प्रधान जी और उनकी बीवी मंजू देवी अपने खोदे गड्ढे में गिर गई, जिसके बाद पूरे गाँव में उनकी बदनामी होना तय है। इस पर विकास भड़कते हुए कहता है कि ये प्रधान जी ने गड्ढा कहाँ खोदा है। जगमोहन कहता है कि क्यों नहीं खोदा, वो चाहते तो जहाँ पर रोड बनवा सकते थे, लेकिन उन्होंने अभी तक रोड नहीं बनवाई। तो सचिव जी कह देते हैं कि तुझे जो करना है वो कर ले। जिसके बाद वो पंचायत ऑफिस आते हैं और प्रधान जी को सारी बात बताते हैं। तब प्रधान जी कहते हैं कि सचिव जी जगमोहन का चुप रहना बेहद जरूरी है, तो उसे पक्का घर दे दीजिए। लेकिन सचिव जी उसे देने से मना करते हैं और कहते हैं कि अगर मैं पकड़ा गया तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो सकती है, और वैसे भी अगर किसी को पता लग गया कि आप और मंजू देवी गड्ढे में गिर गए थे तो उससे क्या ही हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि रोड क्यों नहीं बनवा पा रहे हो तो कह देना जब अभी विधायक नहीं है तो रोड कहाँ से बनवाएंगे। तब विकास कहता है कि यह सब तो ठीक है, लेकिन बात फैलने पर प्रधान जी की बेइज्जती हो सकती है। प्रधान जी कहते हैं कि सचिव जी को कुछ न कुछ तो करना होगा, इलेक्शन सर पर है। तो सचिव जी कहते हैं कि इसमें मैं क्या करूं, मैं तो यहाँ गलत ही आ गया दोबारा से यहाँ फंसने के लिए। अब यह सुनकर प्रधान जी गुस्सा होकर यहाँ से चले जाते हैं और घर पहुंचने पर प्रधान जी के घर के बाहर एक कंपाउंडर खड़ा होता है। प्रधान जी पूछते हैं कि क्या हुआ। तब कंपाउंडर कहता है कि वह रास्ते में जगमोहन मिला था, उसने कहा कि मंजू देवी के पैर में चोट लग गई है। तब प्रधान जी उसे वहाँ से गुस्से में भगा देते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। फिर शाम को प्रधान जी मंजू देवी को लेकर सचिव जी के पास पंचायत ऑफिस आते हैं। तो मंजू देवी सचिव जी से कहती है कि आप यह काम करवा दीजिए, आप पर कोई भी आंच नहीं आएगी। सचिव जी कहते हैं ऐसे कैसे आंच आएगी, भूषण से लेकर विधायक तक मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तब प्रधान जी कहते हैं कि वैसे भी कुछ नहीं होगा, वो बुढ़िया तो अलग झोपड़ी में रह रही है। तब मंजू देवी कहती है कि अगर वो ड्रामा कर रही है तो उन्हें कह देना कि अब उन्हें ये ड्रामा असलियत में करना होगा, तभी उन्हें घर मिलेगा। विकास कहता है कि मगर अभी तक उन्हें लड़ता हुआ किसी ने नहीं देखा, तो सबूत कौन देगा। फिर मंजू देवी कह देगी ठीक है, उन्हें कह दीजिए कि उन दोनों को दादी पोते को पूरी भीड़ के सामने लड़ना होगा, तभी उन्हें घर मिलेगा और किसी को शक भी नहीं होगा। इसके बाद सचिव जी और विकास जगमोहन को समझाते हैं कि तुम्हें अपनी दादी से लड़ना पड़ेगा। जगमोहन कहता है कि मैं अपनी दादी से नहीं लड़ सकता, जिस पर सचिव जी कहते हैं कि अब यह कहानी तुमने बनाई है तो फिर इससे भुगतो, और वैसे भी तुम्हें घर चाहिए या नहीं या तुम्हें डिसाइड करना है। तब जगमोहन ये करने के लिए मान जाता है और थोड़ी देर बाद वह लड़ाई करते हुए अपनी दादी को घर से बाहर निकालकर झोपड़ी में फेंक देता है, जिसे वहाँ लोग खड़े हुए देख रहे थे। आज सुबह जगमोहन ने यह तो कर दिया था, लेकिन रात को जगमोहन को ये सब सोचकर काफी दुख हो रहा था कि उसने अपनी दादी को घर से निकाल दिया। इधर सचिव जी जगमोहन की दादी का नाम गरीब आवास योजना में डाल देते हैं और चाय बनाकर पीने लगते हैं। तभी वहाँ पर खिड़की से टंकी को देखते हैं और सोचते हैं कि क्यों ना टंकी पर जाकर चाय पी जाए। फिर वो टंकी की ओर चाय लेकर जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर उसे रिंकी आती हुई दिखाई देती है और वह भी चाय पीने आई थी। उसी टाइम इन दोनों को टंकी के ऊपर प्रहलाद आता हुआ दिखाई देता है, जिसने काफी ज्यादा पी रखी थी। तो रिंकी कहती है कि आप प्रहलाद चाचा को संभालिए, मैं यहाँ से जाती हूँ। फिर सचिव जी प्रहलाद को नीचे उतारते हैं और प्रधान जी और विकास को वहाँ आने के लिए कहते हैं, जिसके बाद प्रधान जी और विकास वहाँ आकर प्रहलाद को प्रधान जी के घर ले आते हैं। अब यहाँ मंजू देवी ने प्रहलाद को सुला दिया था और मंजू देवी विकास को कहती है कि उस टंकी पर कुछ भी करके उसे बंद करवा दीजिए। आज के बाद उस टंकी पर कोई नहीं चढ़ेगा, क्योंकि आज प्रहलाद की वहाँ से जान भी जा सकती थी। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में जगमोहन की बीवी अपनी सासू माँ को खाना खिलाने के लिए झोपड़ी में जाती है और उसे खाना खिलाते हुए एक बकरी वाला देख लेता है, जिसका नाम माधव है। उसके बाद हम विकास और प्रहलाद को खाना खाते हुए देखते हैं। तो खाना खाने के बाद विकास की बीबी खुशबू प्रहलाद को कहती है कि जो आपको चेक मिला था 50 लाख का, अगर आप उसे बैंक में जमा करवा देते तो अच्छा रहता, इतनी मोटी रकम घर पर रखना मुझे डर लगता है। जिस पर प्रहलाद कहता है कि कोई बात नहीं, उसे रखे रहने दो। ये कहकर प्रहलाद वहाँ से चला जाता है, लेकिन विकास खुशबू पर भड़क जाता है और कहता है कि आइंदा पैसों की बात प्रहलाद चाचा से मत करना। और दोस्तों यही वही चेक होता है जो प्रहलाद के बेटे के शहीद होने पर सरकार से मुआवजे के तौर पर प्रहलाद को दिया गया था। अब अगले सीन में सचिव जी और विकास ऑफिस में काम कर रहे होते हैं। तो सचिव जी विकास को कहते हैं कि वह गरीब आवास योजना की लिस्ट आ गई है, उसे बाहर चिपका दो। वहीं दूसरी तरफ भूषण, विनोद और माधव को लिस्ट में आए नामों के बारे में बता रहा होता है और कहता है कि इस बार भी तुम दोनों का नाम नहीं आया। लेकिन जगमोहन की दादी का नाम देखकर भूषण कहता
कहता है कि चलो इसकी दादी को तो मिलना भी चाहिए था, क्योंकि बेचारी बुढ़िया को उसके पोते ने ही निकाल दिया घर से। लेकिन तभी माधव कहता है कि क्यों मिलना चाहिए था, मैंने तो आज ही जगमोहन की बीवी को उस बुढ़िया को खाना खिलाते हुए देखा था। जिसके बाद भूषण सीधा सचिव जी के पास पहुंचता है और कहता है कि सचिव जी, जगमोहन की दादी का नाम गरीब आवास योजना में क्यों आया है, जबकि उनका तो पक्का मकान है। तो सचिव जी कहते हैं कि जगमोहन ने अपनी दादी से लड़ाई करके उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था, इसलिए उसकी दादी ने अपना नाम इस योजना में लिखवा दिया। अब बाकी की बात मुझे नहीं पता, तुम जाकर खुद ही पता कर लो। तब भूषण यहाँ से चला जाता है और भूषण के जाते ही सचिव जी परेशान हो जाते हैं कि मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसा कुछ जरूर होगा, तो जल्दी से जगमोहन को फोन लगाओ। अब वो तीनों वहाँ पहुँचते हैं। उससे पहले जगमोहन को सचिव जी ने सब कुछ समझा दिया था। तब जगमोहन अपनी बीवी को घर से बाहर निकाल रहा होता है कि आज के बाद अगर तूने इस बुढ़िया को खाना खिलाया तो तू भी मेरे घर से बाहर निकल जाना। यह कहकर वो उसकी बीवी अंदर चले जाते हैं। विनोद यह देखकर भूषण से कहता है कि भैया, इनके बीच में तो सही में लड़ाई हो रखी है। फिर तीनों झोपड़ी में जाते हैं जहाँ वो बूढ़ी दादी लेटी होती है और भूषण पूछता है कि अम्मा जी क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। तब दादी कहती है कि क्या बताएं बेटा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। भूषण कहता है कि लगता है आपकी तबीयत खराब है, तो मैं कंपाउंडर को बुला लेता हूँ। जिसके बाद ये तीनों कंपाउंडर को लेने चले जाते हैं। उधर सचिव जी प्रधान जी के घर पर थे और जगमोहन से फोन पर बात कर रहे होते हैं। जगमोहन बताता है कि वो तीनों कंपाउंडर को बुलाने गए हैं, मगर मेरी दादी की तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, तो वह दवाई कौन सी खाएगी। तब सचिव जी कहते हैं तुम चिंता मत करो, वह डॉक्टर आएगा तो गैस की दवाई देगा और उससे कुछ भी नहीं होता। यह कहकर सचिव जी फोन कट कर देते हैं। तब प्रहलाद यहाँ सबको कहने लगता है कि पहले एक झूठ बोला, अब उसे छुपाने के लिए दूसरे झूठ बोले जा रहे हैं। प्रधान जी, आपने सचिव जी को फालतू में इन सब में फंसा दिया। उधर भूषण कंपाउंडर को लेकर आता है और कंपाउंडर उस दादी से पूछता है कि क्या दिक्कत है। दादी बताती है कि बस अच्छा नहीं लग रहा है। तब कंपाउंडर उन्हें गैस की गोली दे देता है। अब आधी रात में जब सचिव जी सो रहे होते हैं तब उसे जगमोहन का फोन आता है। जगमोहन रोते हुए बताता है कि सचिव जी, अम्मा की तबीयत सच में खराब हो गई है, पता नहीं उस कंपाउंडर ने कौन सी दवाई खिला दी थी, इसलिए गाड़ी का इंतजाम करवा दीजिएगा, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। जिसके बाद सचिव जी सीधा प्रहलाद के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताकर पूछते हैं कि गाड़ी मिल जाएगी क्या। फिर प्रहलाद जी सचिव को एक जगह पर लेकर आता है जहाँ से उन्हें एक टेम्पो मिलता है, लेकिन टेम्पो चलाने वाले ने काफी ज्यादा पी रखी होती है और प्रहलाद ने भी थोड़ी पी रखी थी। जिसके बाद अब टेम्पो सचिव जी चलाकर लाते हैं और जगमोहन के घर से उसकी अम्मा को लेकर सीधा हॉस्पिटल ले जाते हैं। तब जाकर उन्हें आराम मिलता है। फिर बाहर आकर जगमोहन सचिव जी और प्रहलाद को धन्यवाद करता है और सचिव जी से आज रात कितना खर्चा आएगा उसके बारे में पूछता है। प्रहलाद कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं देख लूंगा, वैसे भी सरकार ने 50 लाख दिए हैं, उसका मैं करूंगा क्या। अब अगले दिन जगमोहन अपनी दादी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा लाता है, लेकिन जगमोहन की दादी पक्की घर में जाने की बजाय झोपड़ी में चली जाती है, वरना लोगों को उन पर शक हो जाएगा। यह देखकर जगमोहन को अच्छा नहीं लगता, तो वह सीधा प्रहलाद के पास जाता है और कहता है कि भैया, अब हम सोच रहे हैं कि गरीब आवास योजना में से अपना नाम हटवा दें, क्योंकि अगर घर मिला तो अम्मा से दूर रहना पड़ेगा और वह हो नहीं सकता। तो प्रहलाद कहता है कि यह सब तो तुम्हें पहले से सोचना चाहिए था। जगमोहन बताता है कि मैंने तो ये सब सोचा था, लेकिन अम्मा ने जबरदस्ती करके यह मुझसे काम करवा दिया, अब आप भी कुछ करिए। यह कहकर वह रोने लगता है। जिसके बाद प्रहलाद जी उनकी दादी को अपने घर ले आता है और दिखाता है कि परिवार के बिना घर कितना सूना लगता है। अब उसका घर देखकर दादी काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके घर में सब कुछ बिगड़ा पड़ा था। तब प्रहलाद कहता है कि मेरी तो मजबूरी है, लेकिन आपके सामने तो आपका पूरा परिवार पड़ा है, तो क्यों गलती कर रही हो। अब यह बात दादी को समझ आ जाती है और वह गरीब आवास योजना से अपना नाम हटवा लेती है, ताकि वह अपने बच्चों के साथ रह पाए। और इस बार भूषण, विनोद और माधव सचिव जी की तारीफ करते हुए कहते हैं कि चलो, इस बार तुमने एक अच्छा काम तो किया, एक दादी को उसके पोते से मिलवा दिया। तभी विनोद और माधव पूछते हैं कि सचिव जी, अब यह जो घर था वह किसे मिलेगा। जिस पर सचिव जी कहते हैं कि वो तो प्रधान जी डिसाइड करेंगे। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि पंचायत ऑफिस में आज एक मीटिंग बैठाई जाती है और मीटिंग के शुरू होने से पहले सचिव जी मंजू देवी को समझा रहे होते हैं कि सभी लोगों को बता दीजिए कि अभी विधायक की पोस्ट खाली है, तो जब तक विधायक जी नहीं रहेगा तो रोड का काम चालू नहीं हो पाएगा। प्रहलाद भी प्रधान जी को कहते हैं कि सचिव जी एकदम सही कह रहे हैं। जिस पर प्रधान जी थोड़ा गुस्से में होकर प्रहलाद को बोलते हैं कि तुम ही सबको बता देना, वैसे भी आजकल हम लोगों से ज्यादा लोग तुम्हारी सुन रहे हैं। तो विकास आता है और कहता है कि चलिए मीटिंग शुरू हो गई है। अब मीटिंग के बीच में वह भूषण आ जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि प्रधान जी, आपने यह अच्छा नहीं कराया, जगमोहन की अम्मा वाला घर भी आपने फुलेरा पश्चिम में दे दिया है। तब पंचायत बोर्ड के मेंबर पूछने लगते हैं कि भूषण भाई आखिर हुआ क्या है। और भूषण बताता है कि गरीब आवास योजना में टोटल 12 घर सरकार ने बनवाने के लिए कहा था, जिसमें से 7 घर इन्होंने फुलेरा पश्चिम में दे दिए थे और 4 घर फुलेरा पूर्व में और 1 घर जगमोहन की अम्मा को दे दिया था। लेकिन जगमोहन की अम्मा वाला घर अब रद्द हो चुका है, तो उन्होंने वह घर भी फुलेरा पश्चिम में दे दिया। कायदे से तो वह घर फुलेरा पूर्व वालों को मिलना चाहिए था। तभी विनोद कहता है कि प्रधान जी खुद पश्चिम साइड के है ना, इसलिए पश्चिम फुलेरा वालों की मदद करते रहते हैं। फिर भूषण रोड की बात खोल देता है। तब प्रधान जी गुस्से में कहते हैं कि अभी विधायक नहीं है, तो रोड के लिए फंड कौन देगा। भूषण
कहता है यानी विधायक नहीं होगा तो रोड कभी नहीं बनेगा, जिस पर सभी बोर्ड मेंबर्स बातें बनाने लगते हैं और इस बात का प्रधान जी और मंजू देवी पर कोई जवाब नहीं था। तब भूषण सभी बोर्ड मेंबर्स को और भी भड़काने लगता है कि इस प्रधान ने हमारे गाँव के लिए करा कुछ भी नहीं है और ऊपर से विधायक से हमारी दुश्मनी करवा दी, वह भी सचिव के लिए। फिर वह सबको बताता है कि विधायक को बेल मिल चुकी है और इस इलेक्शन में उसकी बीवी विधायक की जगह पर खड़ी होगी और उनका जीतना तय है। फिर वह कहता है कि मैं गाँव वालों से विनती करता हूँ कि इस बार इलेक्शन में हमें प्रधान को बदलना ही होगा। यह कहकर भूषण वहाँ से चला जाता है और भूषण की इन्हीं बातों को सुनकर सबका मुंह उतर जाता है। वहीं अगले सीन में हम विकास को देखते हैं जिस पर किसी का फोन आ रहा होता है। तब उसकी बीवी पूछती है कि क्या हुआ, कि आज वीडियो के बाद तनख्वाह बढ़ाने की धरना है लेकिन मेरा जाने का मन नहीं कर रहा। तब खुशबू कहती है कि आप प्रधान जी की चिंता में लग रहे हो, लेकिन वह तो पैसे वाले लोग हैं, बाद में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तभी विकास बढ़ जाता है कि तुम बार बार पैसे पर क्यों आ जाती हो। तब उसकी बीवी उसे प्यार से समझाती है कि अभी हमें भले ही कोई दिक्कत ना हो, लेकिन आगे जब हमारा बच्चा होगा तब तो हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी। जिसके बाद विकास धरने पर चला जाता है। अब इधर सचिव जी जब खाली होते हैं तो वह रिंकी को फोन करके पूछते हैं कि प्रधान जी क्या कर रहे हैं। रिंकी बताते हैं कि पापा और मम्मी का आपस में झगड़ा हो रहा है और मैं थोड़ी देर में बाजार जाने वाली हूँ ताकि थोड़ा घूम फिर सकूं और इस झगड़े से दूर रहूं। सचिव जी पूछते हैं कि किसके साथ जा रही हो। रिंकी कहती है कि शायद पैदल जाऊंगी। तो सचिव जी कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ और रिंकी उनके साथ जाने के लिए मान जाती है। फिर दोनों बाजार घूमने निकल जाते हैं। दूसरी तरफ प्रहलाद पेड़ के नीचे बैठकर दारू पी रहा होता है। वहीं विकास धरने पर बैठा होता है और इधर प्रधान जी और मंजू देवी का झगड़ा चल रहा होता है। जिसके बाद हम रिंकी और सचिव जी को मंदिर से बाहर निकलते हुए देखते हैं, जहाँ सचिव जी रिंकी को MBA करने के लिए सलाह देते हैं क्योंकि रिंकी को अब अपने करियर पर ध्यान देना था। तो सचिव जी पूछते हैं कि पहले तो तुम्हारे घर वाले शादी करवा रहे थे, अभी अचानक से पढ़ाई कैसे। रिंकी बताती है कि वो शादी के लिए मेरे पीछे पड़े थे लेकिन मैंने अब मना कर दिया है और मुझे अपना करियर पर ध्यान देना है। तभी सचिव जी को रिंकी से मालूम चलता है कि उसके तो केवल मैथ्स में 42 नंबर ही आए थे। फिर भी वह रिंकी को मोटिवेट करता है कि तुम MBA कर लोगी। इसके बाद हम भूषण, उसकी बीवी विनोद और माधव को तैयार देखते हैं जो कि विधायक से मिलने जा रहे थे। फिर विधायक के घर पहुंचने पर पहले तो विधायक का चेला उन्हें अंदर जाने नहीं देता। तब भूषण कहता है कि हम फुलेरा गांव के प्रधान से बदला लेना चाहते हैं, जिसके बाद छुट्टन उन्हें अंदर जाने देता है। अब विधायक भूषण और उसकी पत्नी से पूछता है कि क्या तुम मंजू देवी को इस बार हरा दोगी। क्रांति देवी कहती है कि अगर आपका सहयोग रहा तो पक्का उसे हरा देंगे और विधायक उनकी प्लानिंग पूछता है। भूषण बताता है कि पहले तो हम आपके फुलेरा गांव के बीच समझौता करवाएंगे और उसके बाद आपको इलेक्शन जितवाएंगे। विधायक बनने के बाद फुलेरा गांव के रोड बनवानी होगी और इसका आश्वासन गांव वालों को अभी देना होगा। तब विधायक कहता है कि अच्छा, तो यह सब करके तुम बड़ी नेता बन जाओगे, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा। भूषण कहता है कि बदला हुआ भी उस प्रधान से जिसने आपकी बेइज्जती की थी। यह सुनकर विधायक भूषण और उसकी पत्नी का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर शाम को ऑफिस में विकास सचिव जी को बता रहा होता है कि आज मैं धरने पर गया था लेकिन वहां जाने का कोई फायदा नहीं रहा। सरकार का जब मन करेगा वो सैलरी तभी बढ़ाएगी। जिस पर सचिव जी कहते हैं कि हाँ भाई, ऐसा ही होता है। मैं तो कह रहा हूँ तू अपना एक अलग बिजनेस खोल ले। तभी वहाँ प्रहलाद आ जाता है कि किसी ने प्रधान जी का हालचाल लिया या नहीं, लेकिन कोई कुछ भी नहीं बोलता। फिर रात को प्रहलाद जी गुस्से में छत पर बैठे होते हैं तो रिंकी उन्हें खाना खाने के लिए बुलाती है, पर वो नीचे नहीं जाते। तभी सरकारी मुआवजा जो मिला है 50 लाख, उसे देकर हम गाँव की रोड बनवा लेते हैं, जिसके बाद आप इलेक्शन जीत जाएंगे। इस पर सचिव जी कहते हैं कि सरकारी काम के लिए आप अपना पैसा क्यों देंगे, और विकास भी यही कहता है। तभी प्रधान जी कहते हैं कि अब चाहे जो भी हो जाए रोड तो सरकारी फंड से ही बनेगी, बाकी जो होगा देखा जाएगा। तब प्रहलाद कहता है कि रोड बनने दीजिए प्रधान जी, वरना आप इलेक्शन हार जाएंगे। प्रधान जी चौंक कर कहते हैं कि कैसे हार जाएंगे, इलेक्शन तक तो तुम हमारे साथ हो ना। जिस पर प्रहलाद कहता है कि नहीं, हम नहीं हैं, इस बार ही हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे क्योंकि गांव वालों को लगता है कि हम अपने शहीद बेटे के पीछे अपनी गलतियां को छुपा रहे हैं और इससे अच्छा तो हम इलेक्शन लड़े ही ना। तब ये लोग भूषण और उसके साथियों को विधायक के पास से आते हुए देखते हैं और इसी के साथ यहाँ पर इस सीरीज का 14 पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सीरीज काफी अच्छी लगी होगी और आप लोगों को बाकी के पार्ट्स चाहिए तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, तो हम जल्दी से आपके लिए उन पार्ट्स को भी बना देंगे। तब तक के लिए आप चारों पार्ट्स को देख लीजिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों।